हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? से फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 9 हम आज के वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 8, जो कि पूरा बेस था मनी सप्लाई और मनी डिमांड के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9, जो कि हमारा पूरा बेस्ड है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। Theories of international trade, the instrument or of trade policy, trade negotiations, exchange rate and its economic effect, international capital movements। ये सब हमारे टॉपिक है जिनको धीरे धीरे हम अपने वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे। आज हम कवर करेंगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। देन हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से। व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? देखो, इंटरनेशनल का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इंटरनेशनल मतलब अलग अलग कंट्रीज के साथ। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार, भाई गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन या किसी भी चीज का लेन देन। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड इज एन एक्सचेंज इन गुड्स और सर्विसेज कंडक्ट बिटवीन एट लीस्ट टू डिफरेंट कंट्रीज। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जो ट्रेड है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन है हमारा, वो एटलीस्ट दो कंट्रीज के बीच में तो होगा ही होगा। अब नेशनल हमारी कंट्री के बीच में है, हमारी कंट्री के अंदर स्टेट वाइज चल रहा है तो ये तो लोकल हो गया, भाई स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर हो गया। इंटरनेशनल का मतलब क्या होगा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना, डिफरेंट एटलीस्ट दो कंट्रीज तो होंगी ही होंगी। Exchange can be imports or exports, and import refers to goods or services brought into the domestic country, and exports refers to goods and services sold to the foreign country। देखो, ये जो एक्सचेंज है ये इंपोर्ट भी हो सकता है और एक्सपोर्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें व्यापार के अंदर हम चीजें भेजते हैं, मंगवाते भी हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीजें हो सकती है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम बाहर की कंट्री से हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री वहां पे कोई सामान मंगवा रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? जो हमारी कंट्री है, डोमेस्टिक हमारी कंट्री जैसे इंडिया है, तो इंडिया के अंदर से हम सामान भेजते हैं तो वो हमारे एक्सपोर्ट हो गए, मंगवा रहे हैं तो वो इम्पोर्ट हो गए। नाउ थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। वैसे तो इंटरनेशनल ट्रेड की बहुत सी थ्योरीज हैं, बट हमारे हैं मेनली 9 थ्योरीज। तो 9 थ्योरीज हम पूरी डिटेल में कवर करेंगे तो आज की वीडियो में तो हो नहीं पाएंगे। आज हम सिर्फ 2 थ्योरी को कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारी मर्चेंटाइलिज्म, जो थ्योरी है हमारी, जो 1600 से लेके 18वीं सेंचुरी तक चली थी। 16 सेंचुरी से लेके 18वीं सेंचुरी तक इसके की आइडिया क्या थे? अ कंट्री वेल्थ इज मेजर्ड बाय इट्स अक्यूमुलेशंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जो कंट्री की वेल्थ है वो अक्यूमुलेट की जाती थी, गोल्ड, उसके पास गोल्ड कितना और सिल्वर कितना है। हमारी कंट्री को क्यों अमीर बोला जाता था? क्योंकि हमारी कंट्री को सोने की चिड़िया बोला जाता था। हमारी कंट्री के पास बहुत ज्यादा पैसा था, इंडिया में बहुत ज्यादा ही गोल्ड था। तो जब 16वीं सेंचुरी और 18वीं सेंचुरी के अंदर 16वीं सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक उसकी जो वेल्थ है, मतलब जो एक भाई कैसी कंट्री है उस चीज का पता लगाना, उसकी वेल्थ का पता लगाया जाता था गोल्ड और सिल्वर के थ्रू कि इसके पास इतना गोल्ड है तो मतलब अच्छी वेल्थ है इसकी, इसके पास इतना कम है तो इनकी वेल्थ अच्छी नहीं है। बाद में हमें लूटा गया वो तो अलग बात है, लेकिन हमारी कंट्री को इसलिए ही सोने की चिड़िया बोला जाता था क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा सोना था, और अब भी है। सोना तो नहीं है पर अब भी हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो घरों में लेडीज हैं, वो बहुत ज्यादा सोना भी अपने अपने घरों में रख के बैठी हैं। देन प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे? एक्सपोर्ट शुड एक्सीड इम्पोर्ट्स टू क्रिएट ए ट्रेड सरप्लस। एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ाया गया था कि ताकि इम्पोर्ट मतलब सरप्लस क्रिएट हो ट्रेड के अंदर। जैसे बोला जाता है ना, हमारी कंट्री को फायदा तब होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। इम्पोर्ट करने में हमारी कंट्री को इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है। एंड पॉलिसी टूल्स, imposing tariffs on imports, providing subsidies to exports। मतलब imports के ऊपर टैरिफ लगाई जाती थी और imports जो exports है उसको subsidies प्रोवाइड करवाई जाती थी। restricting import to protect domestic industry, मतलब imports को रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी इम्पोर्ट ज़्यादा करने पे, ताकि डोमेस्टिक कंट्री को ज़्यादा नुकसान ना हो। जितना ज़्यादा इम्पोर्ट करवाओगे उतना ज़्यादा डोमेस्टिक कंट्री को नुकसान होता है। तो इम्पोर्ट्स जितना कम हो सके उतना कम करवाना चाहिए, जितना हो सके हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट ही होना चाहिए। एग्जाम्पल, यूरोपियन नेशंस
hoarded gold and silvers during colonial times by increasing exports and controlling colonies. यूरोपियन नेशंस जो है वो गोल्ड और सिल्वर्स उस टाइम के अंदर टाइम्स बाय इंक्रीज कर रही थी एक्सपोर्ट्स को और कंट्रोल कर रही थी कॉलोनीज को. Circumstances, mercantilisms ignore mutual benefit of trade and consumer wealth and leading to inefficiency. ये जो मर्चेंटाइज्म थ्योरी थी ये इग्नोर कर रही थी म्यूचुअल बेनिफिट को कि हम अगर साथ मिलके काम करें तो कितना हमें बेनिफिट मिलेगा, और ना कंज्यूमर की वेल्थ को देख रहे थे, जिससे फिर चीज़ों के अंदर इनएफिशिएंसी हुई. की फीचर्स ऑफ मर्चेंटाइज्म्स, वेल्थ मेजर्ड इन गोल्ड एंड सिल्वर. जैसे मैंने आपको बताया, नेशन वर कंसिडर वेल्थी बेस्ड ऑन द amount of gold and silvers they pursued. Accumulations of previous metals was seen as essential national strength. नेशनल की स्ट्रेंथ वही होती थी कि जितना ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर उस कंट्री के पास है उसके अकॉर्डिंगली ही export surplus. Mercantilisms believe that country should export more in its import and it ensure a net inflow of gold and silver. A favorable balance of trade was the central goal. देखो ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस हो, कंट्री जो है वो जितना ज़्यादा हो उसके उतने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करे, इंपोर्ट कम करे, और जो नेट इनफ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का, सॉरी गोल्ड एंड सिल्वर्स का जो हमारा इनफ्लो होता था वो आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो. स्टेट इंटरवेंस, गवर्नमेंट प्ले अ central role in controlling trade policies like tariffs and quotas and subsidies were used to increase exports and restrict imports. गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था. टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैक्स लगा लो आप लोग कि भाई टैक्स, पहले एक टैरिफ बोलते थे, तो टैक्स हो गया और क्वार्ट्स हो गए, और सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती थी एक्सपोर्ट्स को ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट हम कम करवाएं. Colonies were seen as a source of raw material and markets for finished goods. Merchandise policies often lead to colonial expansion and exploitations. Colonials जो है वो raw material को देखते थे. Zero sum game view. Merchandisers viewed international trade as a zero sum game where one country gain was another loss. Therefore, competition among nations are inevitable. जैसे हमने देखा था कि भाई वो म्यूचुअल नहीं देखते थे कि दोनों का बेनिफिट हो जाए, नहीं, वो ये सोचते थे कि अगर एक कंट्री गेन करे तो दूसरे का नुकसान होगा. इस तरीके से काम करते थे कि अगर मुझे फायदा है तो आपका नुकसान है. अब हम दोनों का बेनिफिट देख रहे हैं, मुझे भी भाई अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, अगर आप देख रहे हो तो आपको भी अच्छी नॉलेज मिल रही है. तो कंट्रीज ऐसा नहीं करती थी. नेक्स्ट हमारी थ्योरी आती है एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो हमारी एडम स्मिथ ने दी थी. बैकवर्ड एंड कॉन्टेस्ट. बिफोर एडम स्मिथ, merchandisers thinker believed that nation will gain wealth only by maintaining trade surplus, exporting more and importing less, and hoarding gold and services. Smith challenged this view in 1776 through his revolutionary work, The Wealth of Nation. He introduced a more rational approach to trade based and specialization and efficiency. जैसा हमारे जो मर्चेंटाइजम थिंकर था उसका क्या था कि भाई वो ये सोचता था कि जितना मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से, इंपोर्ट को कम करने से, और गुड्स एंड सर्विसेज बार बार याद आ रहा है, यही बोलते हैं ना, गोल्ड और सिल्वर जो है वो ज़्यादा होने से कंट्री की वेल्थ अच्छी रहती है. बट जो एडम स्मिथ है उन्होंने क्या बोला कि कंट्री की वेल्थ अच्छी रहती है अगर एफिशिएंसी के साथ काम किया जाए, इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से अगर काम किया जाए तो एफिशिएंसी के साथ काम अच्छा होता है और वेल्थ अच्छी रहती है कंट्री की. ये 1776 में इन्होंने बोला है. Key idea, a country should produce and export goods it can be produced more efficiently and then other nation and import goods where it is less efficient. जो कंट्री है वो प्रोड्यूस कर सकती है एक्सपोर्ट को और भी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से, और जो अदर नेशंस हैं जो इंपोर्ट करती है गुड्स को वो फिर ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहेंगी, लेस एफिशिएंट. अजम्पशंस क्या है इसकी, लेबर इज द ओनली इनपुट, लेबर इसके अंदर सिर्फ ओनली एक इनपुट है. एंड कंट्रीज एम फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी. कंट्री का एम क्या है कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उसकी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी. फ्री ट्रेड एग्जिट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शंस. फ्रीली ट्रेड किया जाए बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू, मतलब जैसे मैंने बताया ना टैरिफ वगैरह लगाया जाता तो बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू फ्रीली ट्रेड किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, द यूके कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट ऑफ क्लॉथ
per worker, while France can produce 6 units. France can produce 8 units of wine per worker, while UK produce 4 units. The UK export clothes to France and France export wines to the UK. देखो जो एग्जांपल दिया है, अब यूके जो है वो 10 यूनिट कपड़े बना रहा है एक वर्कर पर वर्कर के अकॉर्डिंगली, बट फ्रांस 6 बना रहा है, 6 यूनिट ऑफ कपड़े। अब फ्रांस जो है वो 8 यूनिट ऑफ वाइन बना रहा है पर वर्कर, बट यूके 4 बना रहा है। तो दोनों मिलके काम कर लो, यूके एक्सपोर्ट कर देगा फ्रांस को कपड़े और फ्रांस एक्सपोर्ट कर देगा यूके को वाइन, तो दोनों का काम चल गया। तो मिलके काम किया जाए तो ही अच्छा रहता है। इन्होंने बोला है कि साथ में काम किया जाए, एफिशिएंट तरीके से काम उस थ्योरी में नहीं हो रहा था। बेनिफिट्स ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, हाइयर टोटल प्रोडक्शन, स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो स्पेशलाइजेशन होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, बेटर यूज ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज, सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा। ईच कंट्री फोकस ऑन व्हाट इट डज बेस्ट, हर एक कंट्री इस चीज़ पे फोकस करेगी कि क्या कितना ज़्यादा वो बेहतर कर सकते हैं। एंड म्यूचुअल गेन फ्रॉम ट्रेड, बोथ कंट्रीज एंजॉय मोर गुड्स देन दे कुड प्रोड्यूस अलोन। हर एक कंट्री जो है वो अपना अच्छा प्रोड्यूस करने में फोकस करेगी, वो इतना ज़्यादा साथ मिलके नहीं, मतलब अलोन नहीं कर पाती थी। बट अगर वो मतलब ये है ना कि जैसे घरों में होता है ना कि भैया आपने रोटी बनाई है, हमने सब्जी बनाई है, आप रोटी दो तो हमें सब्जी ले लो, इस तरीके से जो चीज़ होती है। तो म्यूचुअली चीज़ें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट होता है ना कि भाई दो अगर लोग मिल जाएं तो या तो वो कुछ अच्छा ही करेंगे या फिर कुछ बुराई करेंगे तीसरे इंसान के साथ, तो वो चीज़ भी होती है। तो लिमिटेशंस क्या होंगी इस थ्योरी की? सही लाइफ पार्टनर या एक सही पार्टनर बिजनेस के अंदर भी जिंदगी बना भी सकता है और खराब भी कर सकता है, तो वही चीज़ होती है। लिमिटेशंस में है हमारा, इफ वन कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ गुड्स, द थ्योरी डजंट एक्सप्लेन हाउ ट्रेड विल still benefit both. A gap later addressed by डेविड रिचार्ड थ्योरी ऑफ competitive advantages. डेविड रिचार्ड की जो थ्योरी है competitive advantages, नेक्स्ट हमारी थ्योरी है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इस थ्योरी में बताया गया है कि जो गैप आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक कंट्री है वही सब चीज़ें अच्छी बना रही है, दोनों गुड्स वही अच्छी बना लेता है, वाइन भी वो अच्छी बना रहा है, कपड़े भी वो अच्छे बना रहा है, फिर क्या, फिर दोनों को बेनिफिट किस तरीके से होगा? assume only labor as a factor of production, ignore capital technology। यहाँ पे assume किया गया है कि लेबर ही अकेला फैक्टर है, ना तो कैपिटल को इग्नोर किया गया है, टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया गया है। assumes no transaction cost, perfect mobility of labor within a country and no barriers to trade which isn't realistic। ये assume करना कि कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होगी, परफेक्ट मोबिलिटी रहेगी लेबर्स के अंदर एक विद इन ए कंट्री, और कोई बैरियर नहीं होंगे ट्रेड के ऊपर, तो ये रियलिस्टिक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि फिर पता है गलत चीज़ें भी होनी स्टार्ट हो जाती हैं, अकेला ये नहीं कि सारी चीज़ें सही होंगी तो गलत चीज़ें भी स्टार्ट हो शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें इम्पोज करना भी सही है एक तरीके से गवर्नमेंट का। और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा बहुत बार कि दो लोग अगर मिलके काम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि एक बेनिफिट उठा जाता है उस चीज़ का, एक उस चीज़ में ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है तो दूसरे को लात मार के भगा देता है। तो ये थ्योरी हमारी लिमिटेशंस इस थ्योरी की ये भी चीज़ें हैं। हो सकता है चीज़ें वर्क करें, हो सकता है चीज़ें वर्क ना करें। तो जो अगर किसी चीज़ के हमें बेनिफिट मिल रहे हैं तो उसके नुकसान भी हमें भुगतने पड़ेंगे। और ये जो गैप बताया गया है कि भाई ये गैप क्रिएट हो सकता है कि एक ही कंट्री दोनों चीज़ों को प्रोड्यूस कर ले, और क्या चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी के अंदर कवर करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी। बाकी की जो हमारी थ्योरीज हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर इन टॉपिक्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी अच्छी मज़ेदार इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर वे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा तो सब्सक्राइब बटन पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं टॉपिक के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।